वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू के सबक नंबर 7 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है, कम टाइम में उनकी भी एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो सके। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 7 का नाम है ज़बानों का घर हिंदुस्तान और इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद एहतेशाम हुसैन। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का इंट्रो यानी कि तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम सैयद एहतेशाम हुसैन के तारुफ़ को पढ़ेंगे। सैयद एहतेशाम हुसैन की पैदाइश 1912 में हुई और इनका इंतकाल 1972 में हुआ। याद रहेगा सभी को, इनकी पैदाइश 1912 में और इंतकाल 1972 में हुआ। प्रोफेसर सैयद एहतेशाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माहिल, ज़िला आज़मगढ़, यूपी में हुई। यहीं से इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए ये इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद में ही इनका इंतकाल हुआ। एहतेशाम हुसैन का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में होता है, यानी कि एहतेशाम हुसैन का जो शुमार है वो उर्दू के जो सबसे बड़े बड़े जो शायर होते हैं, जो पहली कैटेगरी में आते हैं, उनमें होता है। ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, यानी कि सैयद एहतेशाम हुसैन तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे। वो कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। तनकीदी जायज़े, रवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़े अदब और शऊर, इफ़कार मसाइल, एतबार नज़र इनकी अहम किताबों के नाम हैं। कौन कौन सी हैं इनकी अहम किताबें? तनकीदी जायज़े, रवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़े अदब और शऊर, अफ़कार मसाइल और एतबार नज़र इनकी अहम किताबें हैं। इन्होंने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा है। इन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी भी लिखी है। इस किताब में उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ मुख्तसर तौर से बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की गई है। और ये जो सबक है सैयद एहतेशाम हुसैन के ज़रिए लिखी गई किताब, जिसका नाम है उर्दू की कहानी, से लिया गया है। याद रखोगे कि ये जो चैप्टर अभी आप पढ़ेंगे, ये चैप्टर सैयद एहतेशाम हुसैन के ज़रिए लिखी गई किताब थी, जिसका नाम था उर्दू की कहानी। उस किताब में से लिया गया है। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का ख़ुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस चैप्टर का ख़ुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। देखो यहाँ पर किसकी चैप्टर का नाम क्या है? ज़बानों का घर हिंदुस्तान। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग मज़हबों के लोग रहते हैं, नस्लों के, तो सबकी जो भाषाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो किस तरीके से हमारी जो उर्दू ज़बान है वो किस तरीके से पैदा हुई, इस बारे में बताया जाएगा। हिंदी ज़बान के बारे में वगैरह वगैरह बातें बताई जाएंगी। तो सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। हिंदुस्तान एक वसी यानी कि बहुत बड़ा मुल्क है। वसी कहते हैं बड़े को, तो हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ़ सूबों की अपनी अपनी ज़बान और अपना अपना रहने का अंदाज़ है, यानी कि हर सूबे का अपना अलग रहने का अंदाज़ और अपनी अलग बोली है। तकरीबन 3500 साल पहले यहाँ आर्य आए, यानी कि हिंदुस्तान में 3500 साल पहले आर्य आए। इन्होंने यहाँ के मकामी लोगों को हराकर शुमाली हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम की। ये लोग आर्याई ज़बान बोलते थे। संस्कृत इसकी एक शाख है, यानी कि आर्याई ज़बान की एक शाख संस्कृत है। यूनानी, जर्मन, कदीम फ़ारसी और यूरोप की कई ज़बानें इसी ख़ानदान से, यानी कि आर्याई ज़बान से ताल्लुक़ रखती हैं। संस्कृत उन्हीं हिंदुस्तानी आर्यों की ज़बान थी, मगर सब लोग संस्कृत नहीं बोल पाते थे। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत सिर्फ ऊंची ज़ात के हिंदुओं की ज़बान होकर रह गई। आम लोग इससे दूर होते गए और आम लोग जो ज़बानें बोलते थे उनको प्राकृत कहते थे। प्राकृत कहते थे। प्राकृत का मतलब होता है आम बोली, यानी कि हर इंसान की अपनी अलग अलग बोली होने लगी। प्राकृत भाषा, प्राकृत एक ज़बान नहीं थी, बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतिक भाषाएं थीं। शुमाली हिंदुस्तान में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे शूर सहनी कहते थे। इसी के पेट से वे भाषाएं पैदा हुईं
जिसको हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू के नाम से जानते हैं, कौन सी भाषा के पेट से पैदा हुई? शूरसेनी के पेट से हिंदी और उर्दू। बंगाली, मराठी, गुजराती, सिंधी, आसामी और उड़िया भी आर्याई ज़बान की देन है। 1000 ईस्वी के बाद से जो नई ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी उनमें से एक ज़बान उर्दू भी है। ये ज़बान कहीं बाहर से नहीं आई है बल्कि यहीं हिंदुस्तान में पैदा हुई है और यहीं के लोगों ने इस ज़बान को तरक्की दी है। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ाने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि छोटी सी बात है कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर, ख़ास ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, इरेज़र वगैरह, टिफ़िन लंच बॉक्स वगैरह, तो इन सारी ही चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ये चीज़ें बच्चों बहुत ख़ास तरीके की हैं जो कि आपको ऑफ़लाइन नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ही मिल सकती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। इसके अलावा बच्चों एक छोटी सी दूसरी ज़रूरी बात है कि ये जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो इनके लिए एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है। इस बेल्ट को आप एक अपने हाथ में बांधेंगे, दूसरे अपने छोटे भाई बहन के हाथ में बांधेंगे, तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खुदा न खास्ता आप एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो आप अपने छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को ख़रीद सकते हैं। तो ये बेल्ट आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन ही मिलती है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, हिंदुस्तान की खसूसियात यानी कि खासियत क्या है? तो हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। यहाँ के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई हालत में पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी इलाके, वादियाँ, साहिली इलाके, ज़रख़ेज़ मैदानी इलाके हैं। यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, ऊँचे कद वाले, पिस्ता कद वाले, हिंदू भी और मुसलमान भी। इस तरह यहाँ तरह तरह की ज़बानें बोली जाती हैं। यहाँ कसरत में वहदत पाई जाती है यानी कि अनेकता में एकता। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की कबाइली नस्लों के नाम क्या क्या हैं? तो यहाँ बहुत सी कबाइली नस्लों के लोग पाए जाते हैं, इनमें कोल और मंडा कबीले ज़्यादा मशहूर हैं। अगला सवाल है, द्रविड़ कौन सी ज़बान बोलते हैं? तो द्रविड़ तमिल, तेलुगु और मलयालम जैसी ज़बानें बोलते हैं। अगला सवाल है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? तो उत्तर भारत में जो प्राकृत बोली जाती है उसे शूरसेनी कहा जाता है। अगला सवाल है, हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी हैं? तो हिंदी, उर्दू, बंगली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, असामी और उड़िया हिंद आर्याई ज़बानें हैं। अगला सवाल है, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली? तो उर्दू शुमाली हिंदुस्तान में पैदा हुई और शूरसेनी ज़बान से निकली। बच्चों इस चैप्टर का अमली काम है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उस्ताद की मदद से उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ एक मज़मून लिखिए। तो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कैसे लिखोगे। उर्दू है जिसका नाम, हमें जानते हैं दा, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है। उर्दू एक आर्याई ज़बान है और इसी मुल्क में पैदा हुई यानी कि हिंदुस्तान में, और यहीं पली बड़ी, यहाँ पर लिख देना हिंदुस्तान में। दिल्ली और इसके एतराफ़ में ये पैदा हुई। ये हमारी मुश्तरका यानी कि मिलीजुली तहज़ीब की निशानी है। सूफ़ी संतों ने इसे गले लगाया, बादशाहों ने इसकी सरपरस्ती की। इसे कभी गुजरी, दक्कनी, कभी हिंदवी और कभी उर्दूए मौला कहा गया। दिल्ली में पैदा हुई और फिर ये दक्कन पहुँची और वहाँ परवान चढ़ी। दक्कन में इसे कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजी, निशाती जैसे लोगों का सहारा मिला। फिर ये आगे चली, फिर ये दिल्ली चली। यहाँ मीर, सौदा, दर्द, गालिब ज़ौक़ और मोइन ने इसे और परवान चढ़ाया उर्दू ज़बान को। दिल्ली से ये लखनऊ पहुँची और वहाँ से अनीस, तबेर, आतिश, इंशा और मुसहफ़ा जैसे शायरों की इसको रफ़ाकत मिली। रोमानवी तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक के हाथों ये भाषा और भी ज़्यादा परवान चढ़ी। कौन सी तहरीक? रोमानवी तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक के हाथों ये और परवान चढ़ी। प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बैदी, अस्मत चुगताई और सादत हसन मिंटो ने इस ज़बान में अफसाने लिखकर इसे और भी बढ़ावा दिया यानी कि वुसअत दी। आज उर्दू हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं, लंदन, कनाडा,
रूस, अमेरिका जैसे मुल्कों में भी अपने कदम जमा चुकी है।